नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल को अहंकार हो गया था? और इधर कुछ बरस में ये अहंकार इतना ज़्यादा था कि अरविंद केजरीवाल अपने ही लोगों को भूल गए थे, इग्नोर करने लगे थे। और क्या अरविंद केजरीवाल हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहते थे और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, किसी भी सीमा को लांघ सकते थे। और इसी सिलसिले में वो दिल्ली चुनाव में इसको जीतने के लिए गलती दर गलती करते गए, एक के बाद एक बड़ी गलती करते गए, ऐसी गलतियां जिसका एहसास उन्हें भी नहीं हुआ। अब ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज हर कोई तलाश रहा है, खासकर जिस तर्ज पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी हार गई, जिस तरह अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, कई बड़े नेता मंत्री हार गए आम आदमी पार्टी के। उसके बाद से बहुत से सवाल उठ रहे हैं। उसमें से एक सवाल ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब पंजाब बचा लेंगे, जहां उनकी सरकार बची है? क्या पंजाब बचा लेंगे वो? और पंजाब छोड़िए, क्या जो विधायक जीते हैं, हालांकि अरविंद हार गए, लेकिन जो विधायक जीते हैं, क्या इनको बचा पाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि नज़र अमित शाह की इन विधायकों पर भी है। अब दोस्तों, आज का जो इंटरव्यू है वाकई बहुत विस्फोटक है, क्योंकि आज जिस मेहमान को मैंने बुलाया है वो योगेंद्र यादव हैं। योगेंद्र यादव ना सिर्फ सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनावी विशेषज्ञ हैं देश के, बल्कि आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाले मजबूत स्तंभ भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिस तरह से खड़ा किया, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पहला चुनाव लड़ा, उसके रणनीतिकार योगेंद्र यादव रहे, रग रग से वाकिफ़ हैं अरविंद केजरीवाल की। और आज इस इंटरव्यू में कई बातें उन्होंने दिल से कही जो शायद आपने पहले सुनी नहीं होंगी, और मुझे लगता है बड़ा चौंकाने वाला ये इंटरव्यू है। हमारा एक साथी मेरे पास आया, कहता सर आपको एक पूरी बात बतानी। मैंने कहा क्या? उसने कहा वो फोन अरविंद ने मेरे से करवाए थे, वो किसी बीजेपी ओह माय वाले ने गॉड! नहीं किए थे। मेरे को फॉरेन का एक सिम दिया है, उसने एग्जैक्टली बताया कौन कौन लोग मेरे साथ थे। हमें कहा कि दिल्ली की बॉर्डर के बाहर जाओ, ये सिम नंबर इस्तेमाल करो, तुम लोग ये फोन करो। और ये खुद यानी कि आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो उन दिनों अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक थे, उनसे कह के अरविंद ने काम करवाया था। अगले दिन अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी वाले कर रहे हैं और हमारी पार्टी को खतरा है। तो उसने कहा जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा मुझसे पाप हो गया सर। और सच्चाई यह है कि इस इंटरव्यू में योगेंद्र यादव जी ने ना सिर्फ चुनाव का पोस्टमार्टम कर दिया, बल्कि अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रैटेजीज हैं, कहाँ कहाँ गलती हुई, उसका भी पोस्टमार्टम कर दिया है। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का खुद का हारना, खुद की हार उनकी, जहां उन्होंने शीला दीक्षित को हजारों वोट से हराया हो, आज वो खुद हार रहे हैं और अरविंद केजरीवाल नहीं हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी हार रहे हैं, कई बड़े नेता हार रहे हैं, और आम आदमी पार्टी वहां कोलैप्स कर रही है जहां उसका बेस है दिल्ली। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ये जो संग्राम है नहीं जीत पाएंगे, या आपको लगता था कि हार तय है? अगर हार तय है तो फिर कारण आपको क्या लगते हैं? इस चुनाव को जीतने के लिए आपने सब कुछ झोंक दिया, अपने पुराने वर्कर्स को हटा दिया, लीडर्स को साइडलाइन कर दिया, तमाम किस्म के लोगों को बीजेपी से इधर से उधर से पकड़ वकड़ के लाए, टिकटें भी दी। जब आपने सब कुछ झोंक दिया उसके बाद हार गए, और हारे नहीं, आपके सर्वश्रेष्ठ नेता हार गए। ये जो है एक सामान्य कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ने वाली हार होती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन यहां दीपक भाई मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि ये धक्का केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, ये धक्का हम जैसे लोगों के लिए भी है जो आज आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, उसका विरोध करके बाहर आए थे। उन लोगों के लिए भी धक्का है जिन्होंने वैकल्पिक राजनीति का सपना कभी इस देश में देखा था और उसे साकार होने की उम्मीद जगाई थी। और ये धक्का उनके लिए भी है, विपक्ष, तमाम विपक्ष के लिए है, जो ना कभी आम आदमी पार्टी के साथ था, ना आज है, आज विरोध भी किया होगा। लेकिन पूरे विपक्ष के लिए आज धक्का है, क्योंकि बीजेपी का सपना है टोटल डॉमिनेंस। बीजेपी चुनाव जीतने से संतुष्ट नहीं, उसे भारत की राजनीति पे टोटल डोमिनेंस चाहिए। और आज की बीजेपी की जीत से वो इस टोटल डोमिनेंस की तरफ 2 कदम आगे बढ़ी है।
अरविंद के दिल्ली भले ही बहुत छोटा सा राज्य हो, भले ही दिल्ली से कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी की पावर होने या ना होने में, लेकिन फिर भी 10 साल से आंख की किरकिरी तो थी। और वो छोटा जी। सा दाना जो आंख में फंस जाता है, दाना का साइज से पता नहीं लगता कितना तकलीफ करता है वो दाना। वो किरकिरी तो थी, तो बीजेपी ने उसे भी निकाल दिया, और निकाला ही नहीं है, आप याद रखिए जो मैं कह रहा हूं, वो अब उसे मसलने की कोशिश करेगी ओह। तमाम संवैधानिक और असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके। मामला यहां रुकेगा नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ा धक्का है, ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए भी, जो आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, जो इस देश का लोकतंत्र चाहते हैं, इस देश में बेहतरी चाहते हैं। देखिए, अपनी व्यक्तिगत खुंदक के आधार पर, अपने व्यक्तिगत खट्टे मीठे अनुभव के आधार पे इतिहास का फैसला करना सबसे मूर्खता की बात है। तो मेरा जो भी अनुभव रहा उसे आप अभी साइड में रख दीजिए। लेकिन जो इस देश का भला चाहते हैं, उन सब के लिए आज एक धक्का है। धक्का है, इस जी। धक्के में सबक भी है और इस धक्के में अवसर भी। जी। आपने एक बात कही, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल मोदी की आंख में एक किरकिरी थी, एक दाना था, तिनका था, और इसलिए वो निकालना चाहते थे और उन्होंने निकाल दिया। लेकिन आपने कहा कि उस तिनके को, दाने को मसलना चाहते हैं मोदी और शाह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर अरविंद केजरीवाल से इतनी ज़्यादा, मतलब ये तो नफ़रत की इंतहा हो गई कि आपने सिर्फ़ आँख से वो तिनका ही नहीं हटाया, आप उसको मसलना चाहते हैं, यू वांट टू डिस्ट्रॉय इट। तो ये जो डिस्ट्रक्शन अगर आप देख रहे हैं, तो हम क्या माने कि अब पंजाब को भी खतरा हो सकता है? पंजाब में जो सरकार है, बहुत मजबूत सरकार तो है नहीं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है। क्या पंजाब की सरकार को भी खतरा है? और क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये जो लड़ाई अब है, यहाँ से सर्वाइवल की लड़ाई शुरू हो रही है? जी, मैं ये नहीं जानता कि मोदी जी को नफ़रत है या नहीं, क्योंकि उनका एक तो मैं उनके दिल में झाँकने की मेरी तो क्षमता है नहीं भाई। दूसरा, नफ़रत की आवश्यकता नहीं है, वो राजनीतिक रूप से समझदार और बहुत दूरदृष्टि रखने वाले लोग हैं, और कोई भी नेता सबसे पहले अपनी भविष्य की चुनौती को समाप्त करना चाहता है। अरविंद केजरीवाल के आप पक्ष में हो या पक्ष में ना हो, मैं तो उनके पक्ष में नहीं रहा हूँ काफ़ी समय से। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की राजनीति में वो एक विकल्प की तरह उभरे, और अरविंद केजरीवाल या मोदी या योगी या शाह, कोई भी अगले 10 साल की जब सोचता होगा, तो वो सोचता होगा कि शायद इस आदमी से चैलेंज आ सकता है। तो उस चैलेंज को खत्म करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। और देखिए, पिछले कई साल से एलजी क्या कर रहा है दिल्ली के अंदर? सच बात ये है कि दिल्ली सरकार को इन्होंने चलने नहीं दिया। बैक सीट ड्राइविंग होती थी, क्योंकि बीजेपी अपोजिशन करने में असमर्थ थी, तो इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस को अपोजिशन का ऑफिस बना रखा। अरे ये सब क्यों किया जा रहा था? ताकि आम आदमी पार्टी कहीं आगे ना बढ़ने पाए। रही बात भविष्य की चुनौती देखिए बड़ी सिंपल है। अ, पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन और कहीं भी एक्सपेंड करने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। गुजरात में जो पिछली बार बढ़त हुई थी, वो अगली बार रिपीट नहीं हो सकती। गोवा में पार्टी और पीछे ही आएगी। हरियाणा में ब्रेक थ्रू मिला नहीं। तो अब सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ पंजाब पे टिका है। और जैसा आपने इशारा किया, पंजाब से खबर अच्छी नहीं है। पंजाब में गवर्नेंस खराब है, और पंजाब का वोटर इतना धीरज नहीं रखता जितना उत्तर प्रदेश या दिल्ली का वोटर रखता है। पंजाब का वोटर अगली बार में इनको दिखा देता है कि भाई ठीक है, काम नहीं किया, आगे चलो, पासे हो जाओ। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के पास खतरा है चुनावी। लेकिन खतरा केवल चुनावी नहीं, खतरा ये भी है कि तमाम संवैधानिक असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके शायद कोशिश की जाएगी अगले ही कुछ महीनों में कि आम आदमी पार्टी के पास ये जो 20-25 विधायक हैं, इनको भी तोड़ने की कोशिश की जाए, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। और ये आसान, ये इन्हें रोकने में अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी समस्या आएगी। समस्या ये है कि कठिन समय में पार्टियां टिकती हैं उन कार्यकर्ताओं और नेताओं की वजह से जो पार्टी से वैचारिक रूप से बंधे हुए, कि ठीक है बुरा वक्त है लेकिन वैचारिक रूप से बंधे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के पास उस तरह के लोग अब बचे नहीं। अ, जो दिल्ली इस चुनाव से 2015 से जो कहानी शुरू हुई थी, 2025 तक लगातार इस तरह के लोग पार्टी से बाहर होते गए हैं। तो आज जो लोग हैं, जिनमें से कई विधायक भी बन गए हैं, बन जाएंगे, और जो कुछ 5-7 साल से चल भी रहे हैं विधायक, अगर उनको दूसरी तरफ से अच्छा प्रलोभन मिला या दबाव मिला या डराया गया, तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए शायद ये अस्तित्व का संकट है। अस्तित्व का संकट। अगर मैं योगेन जी आपसे पूछूं कि 2-3 कारण 2-3 कारण जहां ब्लंडर हुआ, गलतियां हुई अरविंद केजरीवाल से जिसकी वजह से वो चुनाव हारे, तो वो 2-3 गलतियां, वो ड्रॉबैक्स क्या थे? क्या चीज़ अरविंद नहीं समझ पाए केजरीवाल? कहाँ गलतियां हो गई? क्योंकि हार तो बुरी हुई है, खुद हारे हैं वो। दीपक भाई, आमतौर पे हम मान लेते हैं कि चुनाव में हार इसलिए हुई कि कैंपेनिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी। मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं। ये जो पूरा मॉडल बनाया है उसमें 2-3 फ्लॉ है। पहला तो ये कि आपने पार्टी लॉन्च की एक नई राजनीति के लिए। याद कीजिए सन 2011, 12, 13 की आम आदमी पार्टी, जी, 12-13 की आम आदमी पार्टी जो कि इस देश में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करने आई थी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे आपने वो सब काम करने शुरू किए। जब आप देश के सामने इतनी बड़ी प्रॉमिस लेके आते हैं, ना सिर्फ भ्रष्टाचार से मुक्ति बल्कि एक नई तरह की राजनीति, उसके बाद जनता आपकी कोठी बर्दाश्त नहीं करती। चाहे वो शीश महल हो, ना हो, ये सब चीजें चलिए तो बाद में फैसला हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, ये वो नहीं है जिसका वायदा करके आप आए थे। जब आप दुनिया में हर व्यक्ति पे उंगली उठाते हो, ये भी चोर, वो भी चोर, और उसके बाद आपकी शराब नीति के बारे में सवाल उठते हैं जो बड़े गंभीर सवाल हैं। देखिए, मैं ये अभी आज भी कहने को तैयार नहीं हूं कि सीधे-सीधे अरविंद केजरीवाल ने पैसा बनाया है, मनीष सिसोदिया ने पैसा बनाया है, मैं जानता हूं। लेकिन लिकर स्कैम, शराब का कांड एक स्कैम था, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना? और ये स्कैम हुआ इनकी नाक के नीचे हुआ। ये बात जनता को पता लग जाती है। तो इसमें मैं नहीं कह रहा कि केवल इन 2 कारणों से आम आदमी पार्टी हारी। लेकिन इस सब कारणों से क्या होता है कि जो लोग पहले समझते थे कि ये तो मंदिर है, अब उन्होंने दुकान समझना शुरू कर दिया। दुकान पे आप खरीदने से इंकार नहीं करते, मगर फिर आप जानते हैं लेन-देन का। मंदिर में आप आँख बंद के पैसा करके पैसा देते हैं। दुकान में आप आँख खोल के पैसा देते हैं कि कितना दे रहा हूँ और उसके बदले क्या मिल रहा है, और क्या साथ वाली दुकान पे कुछ बेहतर मिल रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ा, ये जो था कि हम बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के विरोध में दुनिया भर को सुना के आएँगे और फिर उसके बाद हम खुद वो हरकत करेंगे और जनता को पता नहीं लगेगा। ये जो अहंकार था, ये गड़बड़ थी। जी, दूसरा, दिक्कत ये नहीं थी कि इन्होंने रेवड़ी की राजनीति की, ऐसी बातें लोग कहते हैं। मैं बार-बार कहता हूँ भैया, रेवड़ी से ज़्यादा बड़ी चीज़ लड्डू होती है जो कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए जाते हैं, और अगर गरीब जनता को कोई चीज़ दी जाती है, ये कोई बुरी बात नहीं है। आज दिल्ली की जनता ने उस राजनीति को रिजेक्ट नहीं किया है। मैं तो समझता हूँ अगर आम आदमी पार्टी को आज भी 42% वोट आया है और 20-22 एमएलए आ रहे हैं, वो इसी वजह से कि दिल्ली के गरीब के लिए इन्होंने कुछ काम किया। और आज भी दिल्ली के आज शाम को जी, दिल्ली के बहुत गरीब एक थोड़ा-सा मायूसी लेके सोएंगे कि अरे एक आदमी था जो हमारे लिए काम करता था। तो वो उसका नहीं है। मगर दिक्कत ये है कि आपको लगता है कि एक बार आपने मुफ्त बिजली दे दी, आपने थोड़ा-सा स्कूल और हेल्थ में कुछ काम कर दिया। अब उसके बाद परमानेंट विक्ट्री आपको मिलती जाएगी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जनता इसके बाद आप अपनी सड़क भी देखती है। जनता अपनी गंदी नालियाँ भी देखती है, गंदे इलाके को भी देखती है। और 2022 में जब से एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के पास आ गई और ये बहाना नहीं बचा कि भई हम सफाई कैसे जी, करवाएँगे, तो फिर जनता आपसे आपसे कुछ ज़्यादा माँगती है जिसके पास आप नहीं कहते। और तीसरी और अंतिम बात ये कि एक स्टेज के बाद बहानेबाज़ी जनता को पसंद नहीं आती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एलजी ने खुल्लम-खुल्ला इंटरफेरेंस किया। एलजी ने बीजेपी के दलाल की तरह काम किया, टाँग अड़ाई, लेकिन और उसको आम आदमी पार्टी को मुकाबला करना चाहिए था। लेफ्ट फ्रंट ने 30 साल तक ऐसी केंद्र सरकारों का मुकाबला किया था जो कि उनके हक में नहीं हुआ करती थी। लेकिन करने का एक तरीका होता है। अ, आप रोज खड़े होके मंच से सिर्फ बहाने बनाएँ, सिर्फ गाली दें, सिर्फ झगड़ा करें, जनता तंग आती है। खास तौर पे दिल्ली का जो सबसे गरीब वर्ग नहीं है, जो केवल मुफ्त बिजली से संतुष्ट नहीं था, जो आम आदमी पार्टी के साथ दूसरी उम्मीदें लेके आया था, और वो जो कि लोकसभा में मोदी जी को वोट दिया करता था, लोकसभा में मोदी को वोट देता था, विधानसभा में केजरीवाल को वोट देता था, वो जो अपेक्षाकृत जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, वो वोटर तंग आ गया। उसने कहा यार अब इतने बहाने सुनने की बजाय अच्छा है चलो मोदी जी के आदमी को ही ले आओ, कम से कम ये बहानेबाजी तो खत्म हो जाएगी। ये सब एक प्रमुख कारण रहे आम आदमी पार्टी की हार के।
जी। योगेन जी, आपने क्योंकि इतना करीब से देखा और मैं कहूँगा कि एक अच्छा सेफोलॉजिस्ट जो चुनाव के मिजाज को समझता है, वो नेता के मिजाज को भी समझता है, नेता को भी समझता है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शुरू में कहा कि भई मैं शपथ लेने मैं ऑटो से जाऊँगा, वैगन आर से जाऊँगा, छोटी-सी गाड़ी से जाऊँगा, मैं सरकारी कोठी में नहीं रहूँगा, मैं 2 कमरे के मकान में रहूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी का नेता हूँ। लेकिन हमने देखा धीरे-धीरे वो सारा जो-जो उन्होंने कहा, उसका उल्टा ही किया। घर है तो शीश महल जैसा, सिक्योरिटी इतनी हो गई कि पंजाब पुलिस की भी सिक्योरिटी उनके साथ थी, दिल्ली पुलिस की भी सिक्योरिटी उनके साथ थी। बाद में दिल्ली पुलिस को कहना पड़ा कि एक सिक्योरिटी को विथड्रॉ करिए, तालमेल गड़बड़ा रहा है। गाड़ियों का काफ़िला भी आपने देखा। क्या उनके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखता है, एक विरोधाभास है, एक एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है? मतलब किस तरह से कहेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा उनके व्यक्तित्व में जो लोग चर्चा करते हैं, कि भई आप कहते कुछ हैं और बाद में कुछ और दिखता है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी या कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह कुछ नहीं देखता। ये बात सच है कि मुझे बहुत हैरानी हुई थी जब ये सब चीजें होनी शुरू हुई, हमारी आँख के सामने शुरू हो चुकी थी ये चीजें। 2014 में, 15 में ये चीजें शुरू हो चुकी थी। हैरानी भी हुई, अ, रोकने की कोशिश भी की हमने उस ज़माने में भी। शुरू में मैं आप कह रहे हैं कि जो सेफोलॉजिस्ट होता है वो नेता को पहचानता है, सच बात है मैं बिल्कुल नहीं पहचानता था। अगर मैं पहचानता होता तो ये सब ना होता पार्टी में। मगर मैंने भोलेपन में जाके उनको कई बार टोका, कहा ये क्या कर रहे हो? क्या दिखेगा? क्यों कर रहे हो? पहले हमने तो ये बोला था इत्यादि। मैं ये समझता हूँ इसमें कोई विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन, तो वो क्या विरोधाभास कहते थे केवल जब आप कहते थे उनसे? उनकी कथनी और करनी में विरोधाभास नहीं, भले ही हो योगेन जी, सकता है, जब आप लेकिन ये कहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब क्या होता था अरविंद केजरीवाल का? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूँ ही कहते रहते हैं। ये जो अहंकार होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ आप बना सकते हो। ख़ैर इसके लिए सिर्फ़ अरविंद को दोष नहीं देना चाहिए। इस देश के आधे या क आप कहिए कम से कम 80% नेता इसी गलतफ़हमी में रहते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब पब्लिक को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये बात सच है कि पब्लिक बेवकूफ़ बन जाती है। लेकिन पब्लिक को आप हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। सारी पब्लिक को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता को शीश महल की डिटेल्स भले ही पता ना लगे, इस बार तो पता लग गई क्योंकि बीजेपी का मामला था, बीजेपी का मीडिया है तो उसने उछाल भी दिया। लेकिन जब तक जनता को डिटेल्स ना भी पता लगे, जनता सूंघ लेती कि ये वो नहीं है जो हमें दिया गया था, ये माल तो वो नहीं। और ये जो अहंकार 2-3 चीज़, एक तो ये पब्लिक को मैनिपुलेट हम कर सकते हैं। मोदी जी में भी यही अहंकार है, सब कुछ मैनेज कर लेंगे। आज वो जीत गए, आज अरविंद हार गए हैं, लेकिन ये अहंकार दोनों में है कि सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। और दूसरा अरविंद में एक बहुत बड़ी कमी थी, जो मैं उस वक़्त भी उन्हें कहता था, कि दरअसल इस तरह की नैतिकता के प्रति, नैतिक मुद्दों के प्रति उनका अपना आग्रह ज़ीरो था। मैं बहुत हैरान हुआ जब उन्हें मिला ये सब देख के। तो मैंने उन्हें शुरू में कहा कई बार बैठा कि ये क्या कर रहे हैं? कैसे होगा? अरे योगेन जी आप इतने आइडियलिस्ट मत थोड़ा-सा बनिए, ऐसे इसको ही इलैबोरेट चलते हैं। करेंगे योगेन जी? थोड़ा-सा जो मैं समझ नहीं अगर हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको इलैबोरेट एक करना चाहें? एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये सन जी, 2015 का चुनाव हो रहा था। 2014 में टिकट ब बँट रहे थे और ऐसे व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा था, नाम नहीं बताऊँगा। टिकट दिया जा रहा था जो कि कभी जूनियर इंजीनियर हुआ करता था और जिसके पास शायद 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। तो मुझे लगा अरविंद को पता नहीं होगा। मैं गया उनके पास सारे दस्तावेज़ लेके कि अरविंद देखो ये बात है इस आदमी के बारे में। ये तो उसकी प्रॉपर्टी हो नहीं सकती। मुझे लगा कि उनको किसी ने आज तक ठीक से बताया नहीं। दूसरे आदमी के बारे में बताया मैंने कि जिसको तो हम टिकट दे रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध हमने एफआईआर दर्ज की थी कुछ महीने पहले कि हमारे वर्कर्स की पिटाई कर रहा था। ये तो गुंडा है। अरविंद हँसे मेरी तरफ देख के, योगेन जी, आप जैसे आइडियलिस्ट लोगों से पॉलिटिक्स थोड़ी ही चलती है। ऐसे ही लोग चुनाव जीतते हैं। आप समझते नहीं हैं योगेन जी। तो ये जो एक नैतिकता के प्रति बिल्कुल उनकी, उस दिन आपको शॉक लगा था? वो मेरे लिए वो दिन था। मैं सीधे प्रशांत भूषण के पास गया और कहा, "प्रशांत जी ये कह रहे हैं अरविंद, तो उन्हें पता था।" मैंने सोचा कि उनको पता नहीं होगा। मतलब आप मेरी मूर्खता भी देखिए। मैं सोचता था जी, कि उनको पता नहीं होगा कि ये जो कर रहे हैं ऐसा। तो ये आज की बात नहीं है, पहले तो से था। प्रशांत जी ने क्या और कहा?
प्रशांत जी तो और ज्यादा गुस्से में भड़क गए कि मैं तो तुम्हें कह रहा हूं कि हम कर क्या रहे हैं इस पार्टी के अंदर जहां ये काम हो रहे हैं। तो सच बात तो ये मैंने कई बार कहा भी है कि आखिरी 3-4 महीने तो मैंने प्रशांत जी का शर्ट खींच-खींच के उनको रोक के रखा पार्टी में। वो तो पहले कह रहे थे कि ना ऐसी गलत जगह पे हमें नहीं रहना, ये तो बहुत वो काम कर रहे हैं। खैर देखिए आज का दिन ये सब बातों को कहने का नहीं है जी। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो सड़क पे गिरा हुआ हो उसको लतियाना दुनिया का सबसे फिज़ूल काम है। मगर ये जो एक जो सही गलत के बारे में ये जो इंडिफरेंस था, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना ही हैज़ नो एथिकल बोन इन हिज़ बॉडी। मतलब हम में से ज्यादातर लोग गलत काम कर लेते हैं, लेकिन गलत करने के बाद मन में लगता है ना ये क्या हो गया, क्यों कर लिया, थोड़ा जी। सा तो लगता है। अरविंद को ये लगता नहीं और शायद मोदी जी को भी नहीं लगता है। तो इस तरह के लोग हैं जहां सही गलत का सेंस नहीं है, अंदर से कोई वो नहीं लगा हुआ, थर्मो में अंदर को लगा नहीं हुआ है कि भाई हाँ कुछ गलत जिसे हो रहा कहते है, हैं कोई रेड लाइन क्रॉस हो रही है। मोटी खाल है। थर्मोस्टेट। असर जी नहीं होता। मोटी खाल है, जी। असर नहीं होता, हमारे यहाँ हाँ, कहते मतलब हैं। अंदर से कहीं थर्मोस्टेट नहीं है जो कहता है कि कुछ गलत, कोई रेड लाइन क्रॉस हो रही है, कुछ मोट खाल तो बाहर वालों के कहने पे आती है ना, अच्छा-बुरा। अंदर भी तो थर्मोस्टेट होता है जो बता देता है कि ना, अब ये नहीं करूँगा। वो नहीं है और उसकी वजह से ये जो बनता है कि अच्छा पब्लिक है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आज ये कर दो, कल ये गिमिक कर दो, परसों वो कर दो, इस सब से हो जाएगा। पब्लिक को बोल दो कि हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है, ये सब बातें चला दो, पब्लिक बेवकूफ़ बन जाएगी। ये पब्लिक बेवकूफ बन जाती है मगर हमेशा नहीं बनती। जी, मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा, मैं टिप्पणी चाहूँगा। जैसे कल हमने एक खबर करी और मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया जब मैंने उनका स्टेटमेंट देखा। उन्होंने फ़ोन नंबर दिया कि इस फ़ोन से हमारे पास कॉल आई थी और वो 15 करोड़ रुपए का ऑफ़र कर रहे थे और 16 विधायक थे। तो जब उन्होंने फ़ोन नंबर दिया तो मुझे लगा कि नहीं, इसका मतलब ये मामला ठीक है कि बीजेपी तो ऐसा करती ही है। तो हो सकता है 15-15 करोड़ रुपए दे रही हो चुनाव से पहले डिमोरलाइज़ करने के लिए। लेकिन बाद में देखा, वो मैंने फिर फ़ोन मिलाया, वो फ़ोन जिसका निकला उसने कहा नहीं साहब। तो मुझे लगा कि भई ये मामला आखिर है क्या? कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने एक पेशबंदी करी आज के लिए कि हमारे विधायक तोड़ रहे हैं। ये जो बहानेबाज़ी है, ये आपको लगता है राजनीति में महँगी पड़ती है और महँगी पड़ गई? दीपक भाई आपको ईमानदारी से एक बात मुझे बतानी पड़ेगी कि कल मैंने जब ये परसों ये खबर सुनी 15 करोड़ वाली, मुझे हँसी आई, दुःख हुआ। इसलिए कि एग्ज़ैक्टली यही खेल 2013 में खेला गया था। मैं उस वक़्त पार्टी में ओके। था। 2013 में आम आदमी पार्टी के 28-29 विधायक आए थे। और जी। फिर अगले दिन अरविंद ने बताया कि हमारे विधायकों को फ़ोन किया जा रहा है और ये एग्ज़ैक्टली वही वोटिंग होने से पहले और चुनाव का परिणाम के बाद और चुनाव का परिणाम होने से पहले। अरविंद ने यही कहा कि हमारे विधायकों को फ़ोन किए जा रहे हैं। बीजेपी वाले नाम लेके कहा, बीजेपी के एक नेता का नाम लेके बोला कि वो फ़ोन करवा रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत मुझे गुस्सा आया, हम लोगों ने बयान वगैरह भी दिए उसके बारे में। लेकिन ये सब होने के बाद जब हम आम आदमी पार्टी छोड़े, उस वक़्त हमारा एक साथी मेरे पास आया, कहता सर आपको एक पूरी बात बतानी है। मैंने कहा क्या? उसने कहा वो फ़ोन अरविंद ने मेरे से करवाए थे, वो किसी बीजेपी ओह माय वाले ने गॉड! नहीं किए थे। मेरे को फ़ॉरेन का एक सिम दिया है, उसने एग्ज़ैक्टली बताया कौन-कौन लोग मेरे साथ थे, हमें कहा कि दिल्ली की बॉर्डर के बाहर जाओ, ये सिम नंबर इस्तेमाल करो, तुम लोग ये फ़ोन करो। ये मैं नया खुलासा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस साथी ने, उनका नाम था जी। परमजीत सिंह, उनका देहांत हो गया पिछले साल। उन्होंने बाकायदा ये बात वीडियो पे कही, ये पूरा किस्सा बयान किया है। और ये खुद यानी कि आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो उन दिनों अरविंद केजरीवाल के बहुत नज़दीक थे, उनसे कह के अरविंद ने काम करवाया था। एक तो करवाया, उन्हें ये बताया कि मैं जाँच रहा हूँ कि कौन-सा हमारे विधायक लॉयल हैं और कौन हमसे टूट सकते हैं, मैं उनकी परीक्षा ले रहा हूँ। उन्होंने कर दिया ये काम। अगले दिन अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी वाले ये कर रहे हैं और हमारी पार्टी को खतरा है। तो उसने कहा जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा मुझसे पाप हो गया सर। मैं तो चुप रहा, पर आज आपके सामने मैं उस पाप के लिए माफ़ी माँगने आया हूँ। मेरे साथी ने मुझे बताया था। जब इस तरह के जी। काम होते हैं, तो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल माने आप अनैतिकता का मुकाबला अनैतिकता से नहीं कर सकते। ये एक सबक है। ये सबक शायद सीखेंगे नहीं,
क्योंकि इस जी, रास्ते पे एक बार आदमी चल निकले तो जल्दी से सीखता नहीं है। जी, शायद हँसेंगे हँसेंगे मेरे जैसे लोगों पे, कहेंगे अरे, अरे बड़े बड़े भोले आइडियलिस्ट लोग हैं। लेकिन अंततः आप गलत का मुकाबला गलत से नहीं कर सकते। और एक और इम्पोर्टेंट बात आज जो साबित होती है दीपक भाई, वो ये कि बीजेपी का राजनीति का मुकाबला आप बीजेपी की विचारधारा के सहारे नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल काफ़ी समय से कहते रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी छाती ठोक के कहते रहे हैं कि देखिए ज़्यादातर सेक्युलरिज़्म वगैरह मत चलाइए, नहीं चलेगा। हम तो बीजेपी से भी ज़्यादा हिंदू होके दिखाएँगे और बीजेपी का मुकाबला करना है, तो आपको भी वही करना है। अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए ये दो, वो दो। जय हनुमान अपने आप में जी, अच्छी चीज़ है, लेकिन चुनाव के लिए उसका इस्तेमाल किया। सरस्वती की तस्वीर, लक्ष्मी की तस्वीर, दिल्ली के दंगों में चुप रहना, ये तमाम हरकतें इन्होंने की और इनका बिल्कुल खुला कहना था। कई बार जब मेरे जैसे व्यक्ति कहते थे, "क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन इतने क्यों गिर रहे हो?" तो कहते थे, "योगेन जी, जी, बीजेपी को हराने का यही तरीका है। देखिए, राम को कस के पकड़िए और हिंदू बीजेपी से ज़्यादा हिंदू बन के हम दिखाएँगे।" तो ये जो था, और कहते थे अब इस देश के अंदर राजनीति इसी सहारे होगी। इस देश में राजनीति बीजेपी ने जो चौखटा तय किया है, इसके भीतर ही इसी चौहद्दी के अंदर राजनीति हुआ करेगी। आज के चुनाव परिणाम ने उस रणनीति की सीमाएँ भी हमारे सामने जाहिर कर दी। एक और चीज़ क्योंकि सिलसिला निकला है मैं भी आम आदमी पार्टी को बहुत दिनों से कवर करता था और मेरे सामने ही आँखों के सामने सारा मूवमेंट हुआ। हमने देखा चाहे वो अन्ना हज़ारे हों, चाहे प्रशांत भूषण हों, योगेंद्र यादव हों, कुमार विश्वास हों, आशुतोष हों, प्रोफ़ेसर आनंद हों वो कैप्टन नायर हों, हेगड़े साहब हों, किरण बेदी भी शुरू में जुड़ी थीं। कई बड़े लोग, बड़ी हस्तियाँ आप जैसी कई बड़ी हस्तियाँ जो एक उम्मीद लेके आए थे, धीरे-धीरे मतलब आशुतोष का तो पूरा पत्रकारिता का करियर ही दाँव पे लग गया उनका। वो मेरे साथ काम करते थे आशुतोष, सीनियर थे मुझसे। और भी मैंने बहुत से लोगों को देखा, बड़े-बड़े लोग अपने-अपने क्षेत्र में जिन्हें महारत हासिल थी, वो उम्मीदों पर आए और अलग होते चले गए। क्या अरविंद केजरीवाल जैसे मोदी जी हैं मेरिट पसंद नहीं करते? क्या उनको खतरा लगता है कि अगर उनसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा, उनसे ज़्यादा होशियार, क्या इस तरह का कुछ है? आखिर क्या वजह थी कि एक इतनी बड़ी बारात, गैलेक्सी ऑफ पीपल मतलब इंडियाज़ हूज़ हू कोई नामी वकील है, कोई नामी सेफोलॉजिस्ट है, कोई कवि है, तो कोई पत्रकार है। ये सब अलग क्यों होते चले गए? अ, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग कहानियाँ हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो तमाम नाम आपने लिए, उनमें से 1-2 लोग इसलिए भी गए कि उन्हें कोई टिकट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ये सब भी हुआ है। मगर एक सूत्र आपको अगर उन लोगों की बात करनी है जो अपने लिए कुछ नहीं खोज रहे, अपने लिए कोई पद जी, नहीं माँग रहे थे, अपने लिए मैं प्रशांत भूषण का जैसे नाम लीजिए, प्रशांत भूषण को कोई कुर्सी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, आप उसको ना खरीद सकते हो, ना धमका सकते हो, ना ललचा सकते हो। वैसा व्यक्ति क्यों छोड़ के गया? 2 चीज़ों की वजह से। एक तो आम आदमी पार्टी में केवल एक व्यक्ति को हम दोष ना दें। आम आदमी पार्टी में ये जो उतावली थी, किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, जो भी करके चुनाव जीतना है। और जब पार्टी बनी उससे पहले बड़े आदर्श थे, सिद्धांत थे। पार्टी बनने के बाद ये तय हो गया भाई अब हमें राजनीति करनी है और राजनीति करनी है तो उसी तरीके से जैसे तमाम पार्टियाँ करती हैं। तो आम आदमी पार्टी में एक तरह से 2 पहिये अलग हो गए थे। एक तो उसका जो एथिक्स वाला वो पहिया जी, आनंद जी और मुझ जैसे और जी, प्रशांत जी जैसे लोगों के हाथ में रह गया। और दूसरा वायबिलिटी कि भाई जीतना है। ये दोनों चीज़ों का हमेशा एक तारतम्य रहना चाहिए। दोनों एक-दूसरे को रोके भी, एक-दूसरे को बढ़ाएँ। लेकिन ये चीज़ अलग हो गई और अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के सबसे बड़े नेता थे उस समय, उन्होंने दुर्भाग्यवश इन दोनों में से एक का चुनाव कर लिया। नेता को कभी इसमें से चुनना नहीं चाहिए। नेता का काम होता है इन दोनों का सामंजस्य करना। आदर्शवादी लोगों को बताना कि भैया आप हर चीज़ में रोड़े मत अटकाओ और पार्टी को सफलता दिलाने वाले लोगों को कहना कि भैया हर सीमाएँ क्रॉस मत करो। वो करने की बजाय अरविंद खुद उस गुट में बन गए जहाँ था कि बस साम, दाम, दंड, भेद येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है। और चुनाव जीत के उन्होंने ठेंगा भी दिखाया कि देखा यही होता है, इसी तरह से राजनीति होती है। आज हम उसका अंत देख रहे हैं। तो जो हुआ वो उस प्रकृति की वजह से हुआ। जहाँ तक अरविंद का व्यक्तिगत मामला है, देखिए अरविंद काफ़ी
प्रतिभा के धनी आदमी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अरविंद में जिस तरह का एक फोकस और और जिस एनर्जी तरह लेवल। की एक जी, बहुत अमेज़िंग किस्म का फ़ोकस है अरविंद में। एक टेनेसिटी है और मैं कह सकता हूँ कि आज की हार के बाद भी अरविंद कुछ ना कुछ करेंगे। अरविंद जल्दी से हार मारने वाला आदमी नहीं, लगा जी रहेगा। वो सब है, उनमें गुण है काफ़ी। लेकिन जो जी एक जी अवगुण है, वो ये कि बहुत डर जाते हैं और ख़ास तौर पे किसी दूसरे व्यक्ति में जो प्रतिभा हो, उससे बहुत डर जाते हैं। ये मैंने बहुत केसेज़ में देखा, लेकिन देखिए ईमानदारी से फिर कहना चाहिए कि वो एकमात्र नेता नहीं है जिनमें ये अवगुण है। इस देश के मैं समझता हूँ 80% नेताओं की ये समस्या होती है कि मेरिट से वो डरते हैं। हाँ जी, वो डर जाते हैं। किसी व्यक्ति में अगर कोई गुण हो, तो उससे ज़्यादा डर भी जाते जी हैं, भविष्य का देख भी सकते हैं खतरा। जैसे मैंने आपको बताया, अमित शाह और मोदी को दिखाई देता है कि हमारी पार्टी की राजनीति में कौन खतरा है। तो अरविंद केजरीवाल को ये भी दिखाई देता है पार्टी के भीतर क्या-क्या खतरे हैं। तो ये सब जी। आमतौर पे चलता है पार्टी। एक चीज़ मैं आपसे 2-4 मिनट और लूँगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉक्स हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल को जिस वक़्त गिरफ्तार किया गया था और 2-2 एजेंसी सीबीआई भी जाँच कर रही थी, बाद में वो ईडी जाँच कर रही थी। गिरफ्तारी के वक़्त जिस तरह से हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफ़ा दिया, क्या अगर उस वक़्त अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफ़ा दे देते तो वो एक बेहतर डिसीज़न होता? वो पहले मेरे ख़्याल मुख्यमंत्री होंगे जो अरेस्ट हुए, जेल में गए लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दिया। देखिए, आज पलट इस्तीफ़ा के हम देना सोच चाहिए था। सकते हैं और कई चीज़ों में महसूस हो सकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद बेहतर रहता। और उस वक़्त मुझे भी यही लगा कि अच्छा, इतने डरे हुए हैं कि किसी के हाथ में सत्ता नहीं सौंपना चाहते, किसी को मुख्यमंत्री बना नहीं सकते। डर ये है कि कहीं मेरे पीछे से पॉपुलर हो गया तो या हो गई तो? अगर पार्टी पे कब्ज़ा जिस तरह से मैंने पार्टी पे कब्ज़ा किया, क्या कोई दूसरा पार्टी पे कब्ज़ा कर लेगा तो? इस तरह का डर था, तो ज़ाहिर है वो करना बेहतर होगा। हालाँकि इस चीज़ को ज़रूर दर्ज किया जाना चाहिए। हो सक जैसे मैंने खुद कहा, शराब का स्कैम एक स्कैम था, इसमें कोई संदेह नहीं। और अरविंद की नाक के नीचे चीज़ें हों और उनको पता ना हो, आम आदमी पार्टी में पत्ता भी खड़के और अरविंद को पता ना हो, इसकी संभावना बहुत कम है। तो ये ज़रूर हुआ। लेकिन जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया, वो बिल्कुल सीधे-सीधे लीगल प्रोसीजर्स और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का वायलेशन था। और बीजेपी उनको टारगेट कर रही थी, बीजेपी हर तरह से आमादा कि इस आदमी को चीफ मिनिस्टर के पद से उतारना है। और कहीं अगर ये जिद रही हो कि तुम्हारे उतारने से मैं नहीं उतरूँगा, तो मैं इसको समझ सकता हूँ। नहीं तो आगे से तो देश में ये हो जाएगा ना, जो केंद्र सरकार में होगा, वो बैठ के तय कर लेगा फलाँ सरकार का मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, चलो इसको जेल में बंद करो, इसको तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अगर उसका विरोध करने की जिद थी, तो मैं उसको समझ सकता हूँ। लेकिन इस्तीफ़ा देना चाहिए था क्योंकि मुख्यमंत्री जो समझदारी है राजनैतिक समझदारी। समझदारी होती अगर वो कहते कि हाँ, आप मेरे को जेल डाल रहे हो, लीजिए मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, मैं जनता के सामने जाऊँगा, जनता से पूछूँगा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने वो डायलॉग बोले, लेकिन तब तक जनता के मन में एक देर हो संदेह चुकी पैदा थी। हो चुका था। इट वाज़ अ लेट डिसीज़न। एक चीज़ और अरविंद केजरीवाल मैं देखता हूँ कि बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे सीटों को एडजस्टमेंट को लेकर राहुल गांधी चाहते थे एक बात बन जाए और इसी डिलेमा में कांग्रेस अपना फुल फ्लेजेड कैंपेन नहीं कर पाई। लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ बात बनी नहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को जब पता लगा कि कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पब्लिकली दिया कि अ, हम कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करना चाहते हैं। इसको बाहर निकालो इंडिया अलायंस को। और फिर उन्होंने ममता बनर्जी से बात करी, अखिलेश यादव से बात करी, हमने देखा भी सारी चीज़ें। तो ये जो एक पब्लिक उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बाहर कर देना चाहिए इंडिया अलायंस से। ये क्या आपको लगता है कि समथिंग व्हिच वाज़ इंडिया अलायंस की जहाँ तक एक विपक्ष की जो यूनिटी थी अ, वो कमज़ोर हुई और अगर अरविंद केजरीवाल जीतते तो शायद वो इंडिया अलायंस तोड़ देते क्योंकि वो एक इंडिया अलायंस के अंदर एक तीसरा मोर्चा बनाना चाह रहे थे जिसमें केसीआर, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और भी कई लोग थे। आपको लगता है? खैर अरविंद की अपनी इतनी तो क्षमता नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन को तोड़ देते, लेकिन हाँ, अरविंद के चलते और आम आदमी पार्टी की उपस्थिति के चलते इंडिया अलायंस में काफ़ी तनाव था। और वो आज की बात नहीं है, वो पहले से था। और ये बात भी सच है कि जब से इंडिया अलायंस बना है, तब से आम आदमी पार्टी उसमें थी भी और नहीं भी थी। उपस्थित भी हो जाते थे, बोलते भी नहीं थे
पंजाब में आपको ध्यान है, जो सबसे बड़ा राज्य जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का था मामला, दोनों ने बिल्कुल अलग अलग चुनाव लड़ा, कोई गठबंधन नहीं हुआ। तो एक तरह से वो इंडिया अलायंस की फ्रिंज पे थी। अरविंद का वो जो बयान था, वो जाहिर है बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल बयान था। ये कहना भी बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल है कि हरियाणा जहर भेज रहा है। मतलब किसी भी नेता को ऐसी चीज बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, भाई क्या बोल रहे हो आप? आप कह रहे हो कि पानी में जहर मिलाया जा रहा है हमारी चीजों पे। तो लेकिन उसका कारण वही कि राजनीति कुल मिला के चुनाव पर टिकी है। चुनाव की सफलता बस आदि और अंत है। राजनीति का आदि और राजनीति का अंत चुनाव है। और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। ये केवल अरविंद केजरीवाल का चरित्र चित्रण मैं नहीं कर रहा, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, तमाम लोग शामिल हैं, जिनके लिए जी, राजनीति का आदि और अंत चुनाव में है। और इसलिए जी, चुनाव के लिए क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं है अरविंद। कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बयान दिया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और एक मायने में मैंने शुरू में कहा था कि इससे कुछ संभावनाएँ भी बनती हैं आज के इस धक्के से। और वो संभावना ये है कि अगर इंडिया कोalition को आज ये महसूस हो कि भाई अब वन अपमेंटशिप बंद कर देते हैं। तुम भी हार लिए, हम भी हार लिए, सब हार लिए ना अच्छी तरह से। चलो, और बीजेपी टोटल डोमिनेंस जब करेगी, तुम्हें भी मसलेगी, हमें भी मसलेगी। तो अब चुपचाप से एक साथ बैठ के थोड़ा सोचें एक कि कैसे करना चाहिए, कि विरोध केवल चुनाव से 4 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीने पहले गठबंधन करने से कुछ बात नहीं बनती। क्या इस देश का विपक्ष बैठ के, जैसा कि उन्होंने संसद के पहले सत्र में दिखाई थी जो एकता, क्या वो एकता दोबारा दिखा सकते हैं? क्या वो देश के विपक्ष सामने एक एजेंडा पेश कर सकते हैं? क्या वो जमीन पर आके कुछ आंदोलन कर सकते हैं? क्या इस देश के वाकई प्रतिपक्ष बन सकते हैं? ये संभावना आज के इस डार्क मोमेंट में, जब बादल घिरे हुए लगते हैं, अंधेरा लगता है, इस अंधेरे में भी ये एक संभावना आज पैदा हो। लास्ट क्वेश्चन, समय भी हो गया है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो आज स्थिति हुई, एक हार जो मिली, दिल्ली बेस था, दिल्ली एक फाउंडेशन थी और वो फाउंडेशन पूरी तरह से हिल चुकी है। फ्यूचर जो है, भविष्य क्या है आम आदमी पार्टी, और भविष्य क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल का? क्या चुनौतीपूर्ण भविष्य उनका है आपका? वेरी चैलेंजिंग टाइम्स अहेड। चैलेंजिंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे अपने आप में जिस पार्टी के पास 40% से ज्यादा वोट हो, 20-22 विधायक हों, अपने आप में पार्टी ध्वस्त नहीं हुई है। 10 साल राज करने के बाद एक बार चुनाव हार जाना अपने आप में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपकी पार्टी टूट जाए। लेकिन जिस तरह की पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिस तरह से वो चुनाव पे निर्भर है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पे निर्भर है, और जिस जिस शक्ति से उसका मुकाबला है, और बीजेपी जिस जिस तरह के काम करेगी, वो देखते हुए मेरे मन में एक सवालिया निशान है आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेके। क्योंकि जैसे मैंने कहा, गुजरात में कोई राह नहीं है, हरियाणा में कुछ हुआ नहीं, अब ले दे के पंजाब है। और पंजाब पर निर्भर करके, और अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी हार जाती है, जिसकी संभावना है, मैं अभी इसको भविष्यवाणी नहीं कह रहा, लेकिन जी, हार सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर पंजाब में भी हार गई तो फिर आम आदमी पार्टी कैसे बचेगी और कहां बचेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा। योगेंद्र यादव, सेफोलॉजिस्ट, जाने माने सेफोलॉजिस्ट, बहुत खुलकर बात हुई और अमूमन दिल से बात करते हैं। कई बातें आज इन्होंने कही, लेकिन जो एंड में इन्होंने कहा कि चुनौती तो है कि भले ही आपके पास 40% से ज़्यादा वोट पीछे आम आदमी पार्टी के दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में सरवाइव अगर ना नहीं भी करते हैं, तो सबसे प्राइम टारगेट इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती पंजाब को बचाना है। और अगर पंजाब भी हाथ से चला गया, तो आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए जो आगे का संघर्ष, वो अस्तित्व का संघर्ष होगा, ये इन्होंने कहा। योगेंद्र जी, आप आए आज, जहाँ-जहाँ आपने रोशनी डाली, बहुत सी आपने बातें भी शेयर करी हमसे दिल से, और आपने जिस तरह से एक एक पॉइंट और कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अरविंद केजरीवाल को ये समझ जाना चाहिए कि तुम भी हारे, हम भी हारे, सब हारे हैं। ये जो डोमिनेंट पॉलिटिक्स मोदी और शाह कर रहे हैं, इसके लिए सबको एक होना ज़रूरी है, 1 और 1 11 होना ज़रूरी है। और अरविंद केजरीवाल अगर इस चीज़ को समझते हैं, सच्चाई को, तो हो सकता है कि इंडिया अलायंस मज़बूत रहे, और अगर इंडिया अलायंस मज़बूत रहेगा तभी मोदी 240 पर आ सकते हैं। योगी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।